सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह आजमगढ़ के सभी सम्मानित अपने प्रेस के साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों को भी और आप सबके सम्मानित दर्शकों को भी और आप सबके चैनल के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ सम्मानित जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि आज़ादी से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है जब उत्तर प्रदेश देश में सरप्लस स्टेट के रूप में प्रथम स्थान हासिल किया है। कल ही इस बात की रिपोर्ट आई है। आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है, तो उसके पीछे कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार जब कोई फैसला करती है, बिना देर किए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार उसका अनुसरण करती है, जिसका हमें बार बार लाभ मिल रहा है। और आज हम सरप्लस स्टेट बनने का हमें सौभाग्य मिला है। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहने वाले लोग हमेशा से कालिया और सांबा की भूमिका में रहे हैं और इसीलिए कभी भी देश की जनता ने उनको एक नेता के तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया, जबकि एक बहुत बड़ी विरासत पर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इसकी आत्मसमीक्षा करनी चाहिए कि आखिर देश की जनता उनको एक नेता के तौर पर क्यों नहीं स्वीकार कर रही। आप सभी सम्मानित प्रेस के साथियों से मेरा अनुरोध है कि जब से जीएसटी देश में लागू हुई तब से लेकर अब तक जीएसटी काउंसिल की 37-38 बैठकें हुई हैं। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो उसमें देश का हर प्रदेश प्रतिभाग करता है। हमें आप एक भी बैठक ऐसी नहीं दिखा सकते या जीएसटी काउंसिल का एक भी फैसला आप ऐसा नहीं दिखा सकते जो मतदान के आधार पर हुआ हो या असंतोष के आधार पर हुआ हो। 38 की 38 जीएसटी काउंसिल की बैठक का हर फैसला सर्वसम्मति से हुआ है। उसमें कांग्रेस पार्टी की जहां जिस प्रदेश में सरकार है वहां के भी माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वहां के भी माननीय वित्त मंत्रीगण बैठते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारे भी सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण बैठते हैं, हमारे सभी वित्त मंत्रीगण बैठते हैं। जहां अन्य कोई सरकार है वहां के भी माननीय मुख्यमंत्रीगण वहां बैठते हैं, वित्त मंत्रीगण बैठते हैं। और एक भी आप फैसला जीएसटी काउंसिल का ऐसा नहीं दिखा सकते जिसमें कोई विवाद हो। हर फैसले सर्वसम्मति से किए जाते हैं। तो प्रतिपक्ष का ये जो दोहरा चरित्र है आज देश के सामने उजागर हो रहा है। जो जीएसटी
के माध्यम से जो रिफॉर्म श्रद्धेय मोदी जी की सरकार कर रही है, सुधार का काम कार्यक्रम जो चलाई है, स्वाभाविक है कि उसमें भी सबकी सहमति बनी होगी, तभी ये फैसला हुआ होगा। मिला हमारी सफलता का दौर ऐसे ही चलता रहा तो सरकार के और श्री मोदी जी के फैसले के साथ जनता खड़ी है, ये बात प्रमाणित हो जाएगी। और अभी तो बिहार में चुनाव है, यही के परिणाम साबित कर देंगे कि श्री मोदी जी की सरकार ने जो फैसला किया है वो जनता के हित में है कि जनता के खिलाफ है। अभी भी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, तो आम जनता तो अभी उसमें भी लूट रही है। मैं फिर आप सबसे कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में सबसे सस्ता अगर कहीं पेट्रोल डीजल है तो उत्तर प्रदेश है, सबसे सस्ता। और ख़ास तौर पे जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, उनके सहयोगियों की सरकारें हैं, आप वहां के रेट निकाल कर देखिए। और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में हम उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को सबसे सस्ता डीजल दे रहे हैं, सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं। हाँ जी, विषयांतर ये किया जाए, कल आजम खान साहब जेल से रिहा हुए, एक प्रदेश की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट है। क्या आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो उनके साथ किया, क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे या फिर नया ठिकाना बनाएंगे? कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान देख रहे थे कि सरकार ने गलत तरीके से आजम खां को फंसाया। हम चुनौती के साथ कहना चाहते हैं कि अगर हमने गलत तरीके से बिना तथ्य बिना प्रमाण के आधार पर अगर सरकार ने कार्रवाई किया, हमारी पुलिस ने कार्रवाई किया, तो इतने लंबे समय के बाद आज माननीय न्यायालय जमानत नहीं देती, इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखती। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने गलत आधार पर उनको जेल में डाला, तो आप क्या कर रहे थे भाई? अगर हम कहीं गलत थे, हमारी सरकार कहीं गलत थी, तो आप पैरवी करते। अगर आजम खां के प्रति आपकी हमदर्दी थी तो उनकी जमानत बहुत पहले करा लिए होते। इसका मतलब आपके मन में आजम खां के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। आपने पैरवी नहीं किया ठीक से। वो तो आपके पार्टी के मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, तो आपको पैरवी करने से किसने रोका? अब तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा की आजम खान से डील हो गई है, इसी नाते उनको जमानत मिल गई, बसपा ज्वाइन कर लेंगे, सपा कमजोर हो जाएगी, भाजपा 27 के चुनाव में फिर भाग। देखिए क्या है कि सियासत में इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। रामपुर की सरजमीन पर जिस तरह से भ्रष्टाचार को आधार बनाकर उस समय की तत्कालीन सरकार के संरक्षण में आजम खान ने जो काम किया, सारे सिस्टम से ऊपर अपने आप को माना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ये साबित कर दिया कि कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। और अभी तो जमानत मिली है, आगे मुकदमा चलेगा। जब माननीय न्यायालय का फैसला आएगा तो आप देखिएगा, सरकार ने जो आरोप लगाया है, जो तथ्य और प्रमाण दिया है माननीय न्यायालय को, उसके आधार पर उनको सजा मिलना तय है। कांग्रेस पार्टी के भी कर्नाटका के माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ बैठे थे, सिद्धरमैया जी, ममता बनर्जी जी भी उस काउंसिल की बैठक में इस बार बैठी थी, उनके अपने वित्त मंत्री के साथ बैठे थे। सभी इस बार के जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी देश के माननीय मुख्यमंत्रीगण बैठे थे। कभी कभी बैठक में किसी वजह से अगर माननीय मुख्यमंत्री नहीं आते हैं तो अपने जगह अपने वित्त मंत्री को भेजते हैं, लेकिन इस बार की बैठक में तो सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण उपस्थित थे और सबके सहमति से ही जीएसटी में सुधार के इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने किया है। तो ये जो प्रतिपक्ष का खेल है कि जीएसटी काउंसिल में बैठेंगे तो दूसरी बात कहेंगे,
और जब जनता के बीच में जाएंगे तो दूसरी बात कहेंगे। हम लोग तो आश्चर्यचकित हैं कि या तो राहुल गांधी की बात उनके माननीय मुख्यमंत्री न मानते हों, या उनके वित्त मंत्री न मानते हों, या उनका कोई एजेंडा न हो, कोई विषय न हो। जीएसटी काउंसिल की बैठकों को वो गंभीरता से नहीं लेते, कोई होमवर्क नहीं करते हैं, कोई प्लान नहीं करते हैं। बिना होमवर्क किए, बिना प्लान किए प्रतिपक्ष के सभी माननीय मुख्यमंत्री आके जीएसटी काउंसिल की बैठक में बैठते हैं, और जब जीएसटी काउंसिल में कोई फैसला हो जाता है और उनके सहमति के आधार पर होता है तो वहां तो सहमति जाहिर करते हैं, फैसले में शामिल होते हैं, और जब जनता के बीच में आते हैं तो सरकार को आरोपित करते हैं। तो राहुल गांधी सहित प्रतिपक्ष के जितने नेता हैं, जीएसटी रिफॉर्म के इस अभियान का कोई प्रतिकार कर रहे हैं, कोई विरोध कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनका दोहरा चरित्र उजागर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऊपर मूवी बनी है, दर्शकों की भीड़ नहीं इकट्ठा हो पा रही, क्या बात है इतनी लोकप्रियता के बाद? तो आप एक बार देख आइए हमारा। हम लोग गए थे सर, हम लोग देख चुके हैं। से झेल की वो मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, वही समस्या इस जनता को आज भी आपकी सरकार में झेलना पड़ रहा है। डीएम नहीं सुना था, इसी तरह आपके कार्यकर्ताओं नहीं, हमारी प्रशासन नहीं सुनता है। नहीं, हमसे किसी कार्यकर्ता ने हमारे कार्यकर्ता हमसे शिकायत करेंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। आजमगढ़ में एयरपोर्ट बंद चल रहा है, अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए सर्वे किया जा रहा है, सच्चाई क्या? आप प्रभारी मंत्री हैं तो क्या है? नहीं, हम सब लोगों का एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी, उड्डयन मंत्रालय से भी निवेदन है कि एक बार विशेष तौर पे हम लोगों को एक जागरण का अभियान चलाना चाहिए। जनता देखिए, कोई भी फ्लाइट, हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, हमने बुनियादी सुविधा बनाकर दे दिया। अब एयरलाइंस जब फ्लाइट चलाती हैं तो उसमें उनको पैसेंजर की आवश्यकता होती है, पैसेंजर के आधार पर वो अपनी फ़्लाइटें चलाती हैं। अब हम आजमगढ़, मऊ, बलिया, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, इस इलाके के सभी लोगों से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़ा सब लोग एयरपोर्ट को संचालित करने में, भाई बहुत होगा, हम एक बार दो बार सब्सिडी के आधार पर हम फ़्लाइट चला सकते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए पैसेंजर की आवश्यकता है। पैसेंजर अगर नहीं रहेंगे तो फ्लाइटें बंद होती हैं, ये स्वाभाविक सी बात है, आप सब लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय का क्या चल रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय चलाएंगे, चूँकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे आजमगढ़ के भी लोग और गाजीपुर, चंदौली, बलिया, इस इलाके के बहुत बड़ी संख्या में लोग देश के बाहर रहते हैं। तो एक डिमांड आ रही है हम लोगों के पास कि सऊदीया से और दोहा से, दुबई से इंटरनेशनल फ़्लाइट चलेगी तो हमारे लोगों को सुविधा होगी। उस पर एक्सरसाइज विभाग कर रहा है। अगर पैसेंजर की संभावना बढ़ी तो इस पर निश्चित तौर पर उड्डयन विभाग विचार करेगा। हम लोग भी ऐसा चाहते हैं। ये पुरानी जंग का मामला है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, पार्क बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन कुछ बन नहीं पाया, क्या है उसमें? 2-3 कार्य योजना जिला प्रशासन ने भेजा है, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को उसमें से किसी एक का चयन करना है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इस पर निर्णय होगा। सर विकास प्राधिकरण, सर विकास, मोदी सरकार ने बहुत बड़ी राहत दे दी। जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। 8 साल जो आम आदमी की जेब भारी पड़ी है, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, समय और परिस्थितियों के आधार पर सरकारें फैसला लेती हैं। आज दुनिया ने जिस तरह की चुनौती, ख़ास तौर पर अमेरिका और वहाँ के प्रेसिडेंट ने जिस तरह की चुनौती भारत के सामने खड़ा करने का प्रयास किया, आज तमाम हमें फैसला करना पड़ रहा है। और सुधार के कार्यक्रम तो अनवरत चलने वाले कार्यक्रम हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाया होता तो शायद जीएसटी सुधार नहीं होता? नहीं, वो एक अलग विषय है। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, समय काल परिस्थिति के हिसाब से देश को डिसीजन करना पड़ता है, योजनाएं लानी पड़ती हैं। कभी योजनाएं लगातार भी चलती हैं,
योजनाओं को कभी रोकना भी पड़ता है और योजनाओं में कभी कभी रिफॉर्म की भी ज़रूरत पड़ती है, सुधार की भी आवश्यकता पड़ती है, तो सरकारें उसका भी फैसला करती हैं। सवाल इस बात का है कि श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने जो फैसला किया है, जीएसटी में जो रिफॉर्म किया है, जिसका व्यापक असर देश पर पड़ने जा रहा है, ख़ास तौर पर देश के जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, हमारी जो मातृशक्ति हैं और हमारे जो किसान हैं, उनके ऊपर व्यापक असर पड़ने जा रहा है। अगर हमारी सरकार के फैसले में कोई खामी होगी या जनहित उसमें नहीं होगा तो कर रहे हैं कि जात में एफआईआर दर्ज नहीं होगा, रैलियां नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हर जात का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको नहीं खत्म किया। उनकी भावना है, उनके अपने निजी विचार हैं। बाकी जो माननीय न्यायालय ने कहा है उसका सबको आदर करना चाहिए, हम लोगों का ऐसा नहीं। मंत्री